ठीक है। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्या था कि एक्स वाई जेड पी आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड डिस्कसिंग देयर ट्रेड्स। तो सर्कल के अराउंड बैठा देते हैं भाई हम इन चारों लोगों को। अब क्या दिया गया भाई, x सिट्स अपोजिट टू कुक। तो भाई हमने क्या किया, यहाँ पे x को बैठा दिया, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा बच्चों, कुक हो गया भाई। y सिट्स राइट टू द बार्बर। अब आपको ना तो y का आइडिया है और ना ही बार्बर का आइडिया है कि भाई y कहाँ बैठा है, बार्बर, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट भाई, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर। ना वॉशरमैन का पता है और ना ही टेलर का पता है। p सिट्स अपोजिट टू z। p सिट्स अपोजिट टू z। देखो भाई x के अपोजिट में तो कौन होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि यहाँ एक x है। p अगर z के अपोजिट में बैठा हुआ तो डेफिनेटली p और z यहीं से कहीं हो सकते हैं भाई, इन्हीं दो पोजीशन हैं। तो आइदर p यहाँ पे होगा, z यहाँ होगा, या z यहाँ होगा, p यहाँ होगा। बात समझ में आ रही है भाई सबको? अब p x और z के बारे में आइडिया लग गया, इसका मतलब y पक्का यहाँ होगा और y का ट्रेड कुक हो गया भाई। नेक्स्ट बोला गया y सिट्स राइट टू द बार्बर, मतलब y जो है बार्बर के राइट में है, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो गया भाई, बार्बर हो जाएगा, तभी तो इसके राइट में y आएगा। नेक्स्ट है वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर। यहाँ पे दो पोजीशंस हैं भाई, कौन लेफ्ट वाला है भाई, हाँ, वॉशरमैन इज ऑन द y सिट्स, सॉरी यहाँ पे y सिट्स राइट टू द बार्बर था ना भाई, राइट टू द बार्बर, इसका मतलब बार्बर ये हो जाएगा ना, बार्बर ये होगा तभी तो भाई इसके राइट में y आएगा। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या है, वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, तो वॉशरमैन टेलर के लेफ्ट में होगा, तो यहाँ कौन आ गया भाई, टेलर आ जाएगा, तभी इसके लेफ्ट में यहाँ पे कौन होगा, वॉशरमैन होगा। क्लियर है? सभी की ट्रेड आपको पता चल चुकी हैं, लेकिन PZ का अगर ट्रेड पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि वो बार्बर है और वॉशरमैन है, लेकिन स्पेसिफिकली ये नहीं बता सकते आप कि P वॉशरमैन है या P बार्बर है। बात समझ में आ रही सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है भाई? 22। हाँ भाई, और किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 से 26 का वाला डायग्राम निकालो। ये तो मैंने परफेक्ट टाइप कितने तक बन रहा है। ओके, तो जिस चीज़ का डर था वही यहाँ पे हो चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो भाई आपके सामने क्लियर है ही, अब मुझे प्लॉट इसे यहाँ करना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको ना, मतलब काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग वाला लग रहा होगा आपको कि भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दे रखी थी और तब भी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था क्या भाई, एग्ज़ाम में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, बिल्कुल एग्ज़ाम में दो चीज़ों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। एक तो आर्ट ऑफ स्किपिंग, आपको क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए। स्किप करने का मतलब भाई ये क्वेश्चन ना हमसे नहीं होगा विद इन टाइम, एक बात समझ रहे हैं, हो जाएगा ये मुझे पता है, लेकिन विद इन टाइम नहीं होगा, मतलब ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने वाला। अगर ये आप समझ गए ना तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्कोर जानते हो, आपको ना ज़्यादा स्कोर करना है, आपके मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लेना है, आपको मार्क्स ज़्यादा आने। और मार्क्स ज़्यादा कैसे आएगा भाई, जब आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो, ताकि अगर कुछ लेंदी क्वेश्चन है वो छूट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन आया होता एग्जाम में, ये तो छूटने को सबका छूटा होता है कि नहीं, बताओ
Yes. भाई ये इतना लेंदी क्वेश्चन था कि छूटने को तो ये सबका छूटेगा, तो क्या बुद्धिमानी कहाँ है? इसको छोड़ के आगे बढ़ें, जहां मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं वहां मार्क्स गेन करें। इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए छोड़ दें, जब बाकी क्वेश्चन से टाइम बचेगा तो वापस आएंगे यहाँ पे और इसमें अपना टाइम देंगे, ठीक है? एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से मैं क्या बेटा जैसे बिल्कुल देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको आइडिया लग जाएगा ना भाई कि ये अभी मेरे बस का नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप रिदम में होते हो ना, फ्लो में होते हो कि भाई जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि भाई ये वाला अभी फिलहाल नहीं बनने वाला है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? चलो, तो आप इस क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ते हैं और एक एक करके हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। भाई क्या है, 8 पर्सन्स हैं, EFGH K L M and are sitting around a circular table facing the center. Each of them is a different position. ठीक है भाई, सबके प्रोफेशंस दे रखे हैं but not necessarily in the order. F is sitting second to the left of K. ओके तो भाई पहले तो 8 लोगों के बैठने की जगह बना दें भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बोला क्या गया भाई, F is sitting left of K, तो F is sitting सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K। तो भाई K को हमने यहां बैठा दिया, K के सेकेंड लेफ्ट में कौन हो गया भाई, F हो गया। बात समझ में आ रही सबको? नेक्स्ट, द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। भाई साइंटिस्ट इमीडिएट नेबर है K का मतलब आइदर साइंटिस्ट यहां हो सकता है या साइंटिस्ट यहां हो सकता है। साइंटिस्ट यहां भी हो सकते हैं और साइंटिस्ट क्या है भाई, यहां भी हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। There are 3 persons between scientist and E। साइंटिस्ट और E के बीच में क्या है भाई, 3 लोग हैं। तो अब हमें क्या है ना, एक केस लेना होगा। तो कोई भी एक केस लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं किस केस से स्टार्ट करूं, गलत वाले से कि सही वाले से? गलत वाले से। चलो मैं गलत वाले से स्टार्ट करता हूं भाई, दिखाता हूं कि आखिर वो गलत क्यों होगा, ठीक है? तो हमने क्या माना कि भाई साइंटिस्ट यहाँ पे हैं, तो साइंटिस्ट के क्या है ना भाई, 3 गैप के बाद, 3 पर्सन के गैप के बाद E है, तो 1 2 3 गैप के बाद यहाँ देखो E हो जाएगा, और देखो इधर से भी 3 ही का गैप के बाद E आ रहा है। समझ में आ रही बात? Only one person is sitting between engineer and E। इंजीनियर और E के बीच में क्या है भाई, एक पर्सन बैठा हुआ है। तो E अगर यहाँ पे है तो इंजीनियर आइदर यहाँ हो सकता है और आइदर यहाँ पे हो सकता है इंजीनियर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। कॉलमनिस्ट क्या है भाई, इंजीनियर के जस्ट राइट में है, तो आइदर कॉलमनिस्ट यहाँ हो सकता है और आइदर यहाँ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दोनों इंजीनियर के केसेस है ना भाई। M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K, तो M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K है, तो M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K, तो भाई K के सेकेंड राइट में M यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, H इज द साइंटिस्ट। H क्या है भाई, आपका साइंटिस्ट है कौन, H। तो साइंटिस्ट तो भाई अपने भाई साहब यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब H यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स। G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स। G और J इमीडिएट नेबर्स हैं। तो देखो भाई G और J के लिए कहाँ पोजीशन खाली बच रही है, यहीं तो बच रही है। ओके, ध्यान देना इस बात पे, G और J के लिए ये पोजीशन बच रही है। एंड नाइदर G नॉर J इज एन इंजीनियर। अगर आप G J को यहाँ बैठाते हो तो उनमें से कोई एक तो इंजीनियर पक्का बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो केस लेके चले थे वो क्या हो गया भाई, गलत हो गया, रॉन्ग। तो आपको कहाँ इंजीनियर दूसरा हो सकता है भाई, हम जो सिचुएशन, अच्छा यहाँ पे हो सकता है ना इंजीनियर, चलो ठीक है भाई,
ये वाली सिचुएशन आप लेके चलना चाह रहे हो तो इसको हटा देते हैं भाई। तो जी यहाँ बैठा दिया हमने, जे को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। और यहाँ से इंजीनियर जी का पत्ता हमने क्या कर दिया भाई, साफ कर दिया, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, फाइनेंशियल एनालिस्ट है भाई। नेक्स्ट क्या है भाई, द लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। तो कॉलमनिस्ट के सेकेंड राइट में कौन है भाई, एफ है। तो ये आपका क्या आ गया भाई, लॉयर आ गया। द प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। तो इंजीनियर अगर यहाँ है तो अब प्रोफेसर के लिए जगह बची क्या, प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। तो क्या इंजीनियर के बगल में क्या कोई प्रोफेसर के लिए जगह है क्या है? एक भाई साहब लॉयर हैं, एक भाई साहब कॉलमनिस्ट हैं, तो जगह नहीं बची ना। Yes. इसका मतलब हम जो सिचुएशन लेके चल रहे थे वो क्या है भाई, गलत आ रहा है। और गलती कहाँ से हुई है, ये जो एच साइंटिस्ट था ना, एक यहाँ होना चाहिए था, एक यहाँ होना चाहिए था। तो हमने दूसरा वाला जो केस लिया था वही गलत आ रहा है। समझ में आ रही बात? Yes. अब इसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को तुरंत चेंज कर लेंगे भाई। मतलब एच और साइंटिस्ट यहाँ नहीं होंगे भाई, एच और साइंटिस्ट कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे भाई। एच यहाँ पे हैं और साइंटिस्ट भी वही है भाई, ठीक। नेक्स्ट, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते चलो, उसके रिगार्डिंग चेंज करते चलेंगे भाई। फिर से वापस से पढ़ना होगा भाई सारी चीज़ों को। एफ इज सिटिंग, ये वाला लेफ्ट ऑफ के, ये वाला तो आप पहले से कर चुके हैं। साइंटिस्ट इमीडिएट नेबर है, इसको आपने कर लिया है भाई। ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। अब देखो भाई, साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 पर्सन है, तो साइंटिस्ट और ई के बीच में इसका मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, है ना भाई। साइंटिस्ट और ई के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। तो 1 2 3 के गैप पे ई यहाँ पे आ जाएगा क्या, इधर से भी 3 लोग, इधर से भी 3 लोग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला इंफॉर्मेशन पढ़िए भाई। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर एंड ई। तो इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक आदमी है, तो इंजीनियर यहाँ भी हो सकते हैं भाई और इंजीनियर यहाँ भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes. नेक्स्ट, M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K, ये तो आप प्लॉट कर चुके हो ऑलरेडी। H इज द साइंटिस्ट, ठीक है। G एंड J आर इमीडिएट नेबर्स एंड नाइदर ऑफ देम आर इंजीनियर। अब देखो भाई, G और J क्या है, इंजीनियर हैं। G और J क्या है, इंजीनियर हैं। क्या G और J के लिए कहीं पे आपको जगह बच रही है, यही जो 2 जगह बच रही है भाई। तो G आइदर यहाँ हो सकता है, J यहाँ हो सकता है, या ये 2 पलट भी सकते हैं। और इनमें से कोई अगर इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इंजीनियर यहाँ नहीं होगा, इंजीनियर की पोजीशन वो फिक्स हो गई। समझ में आ रही बात? के के आगे कॉलमनिस्ट हटा दे, बिल्कुल सही बात है भाई। अभी अपना कॉलमनिस्ट तो मिलना बाकी है, इसको हटा देते हैं, ठीक। ये चीज़ समझ में आई भाई कि जी जे जो है एक दूसरे के नेबर्स थे और उनमें से कोई इंजीनियर नहीं था, इसलिए ये 2 प्लेसेस में जी जे आ गया और इंजीनियर उस प्लेस पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो भाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में कर दो भाई। एफ के लेफ्ट में यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब वो आइदर जी हो सकता है, जे हो सकता है। अभी ये जी और जे की प्लेस फिक्स नहीं है भाई, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, अभी हम उसको बाद में देख लेंगे। द लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो आपको क्या चार्टर सीए के बारे में आइडिया है क्या भाई? सीए कौन था भाई, सीए के बारे में? द लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट दे रखा है, ओके। और कॉलमनिस्ट के बारे में आइडिया है, कौन है कॉलमनिस्ट? अभी तक तो आइडिया नहीं लगा है, देखते हैं अभी आगे आइडिया लग जाएगा। प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर के इमीडिएट नेबर में कौन है? प्रोफेसर है भाई। तो या तो प्रोफेसर यहाँ या प्रोफेसर यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सीए के
G is second to the right of CA. CA G अगर हम यहाँ लेते हैं तो सेकेंड टू द राइट ऑफ CA, तो भाई यहाँ पे CA आ जाएंगे, ठीक है, और इस केस में G यहाँ पे हो गया भाई अपना, ठीक। अब एक बार पूरा इंफॉर्मेशन देख लो, कौन सा स्टेटमेंट आपका स्किप हो रहा है भाई। 3 पर्सन थे, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड E, ये वाला चीज हो गया, प्लॉट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, ओके, ये तो हम करना भूल ही गए थे भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो गई थी। इंजीनियर के जस्ट राइट में कौन है? इंजीनियर के जस्ट राइट में कौन है भाई? तो कॉलमनिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रही बात? एम कॉलमनिस्ट है, इसका मतलब ये हमें पता चल चुका है। एक एक लाइन को वापस से दोहराना पड़ेगा, तब जाके पूरा फिक्स होगा भाई वो। और M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, ये आपका प्लॉट है। H इज द साइंटिस्ट, ये भी प्लॉट कर चुके हो। G आप प्लॉट कर चुके हो, नाइदर, ये भी आ गया। फाइनेंशियल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, ये भी आप प्लॉट कर चुके हैं। लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट, अब देखो ये आया ना बात भाई, लॉयर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट के सेकेंड राइट में, कॉलमनिस्ट का सेकेंड राइट कौन हो गया भाई? G हो गया ना, तो यहाँ पे कौन आ गया भाई? अब लॉयर आ गया। समझ में आ रही बात? ये F लॉयर था क्या पहले से? नहीं, हमने बनाया होगा, पिछले वाले सिचुएशन में F आया था ना भाई, ये लॉयर गलत है यहाँ पे, ये पिछले वाली सिचुएशन से आया है यहाँ पे, ठीक है। कॉलमनिस्ट के सेकेंड राइट में है, मतलब G और J में से कोई हो सकता है। आगे बढ़ो भाई। प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर, ये प्लॉट कर चुके हो भाई, तो इसका मतलब के आपका क्या हो गया भाई? प्रोफेसर हो जाएगा, क्योंकि कॉलमनिस्ट वहां आ चुका है। और G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ CA। G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ CA। देखो भाई, सबकी लगभग तुमको वो पता है, ट्रेड है ना भाई। अब G जो है सेकेंड राइट में, अगर तुम यहां भी लेते हो G को, तो इसका मतलब CA ये होना चाहिए था। इसका मतलब ये CA अगर नहीं है, इसका मतलब यही भाई साहब CA होंगे, और CA के सेकेंड राइट में G होना चाहिए, मतलब यहाँ पे G होगा और यहाँ पे J होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? भाई G जो है CA के सेकेंड राइट में होना चाहिए। अगर मैं अभी जो G की पोजीशन दी गई है उसको देखते हैं, तो ये पोजीशन सेकेंड राइट में किसके भाई? M के, तो M आपका CA आना चाहिए था, लेकिन M तो कॉलमनिस्ट है। इसका मतलब अभी हमारा वेरिएबल एक कौन सा बचा हुआ था भाई? ये G J वेरिएबल बचा हुआ ना, हमने बताया था ना, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है अभी। तो इसका मतलब क्या होगा ना कि G पक्का यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में देखो ये सेकंड वाली पोजीशन खाली है, तो ये E जो होगा ना, ये आपका CA हो जाएगा, और इसके सेकंड राइट में यहाँ पे कौन होगा भाई? यहाँ पे आपका हो जाएगा G, और यहाँ हो जाएगा J। समझ में आ रही है बात? अब कौन सा एक बंदा बच गया भाई? देखो E F G H आ गया है भाई, उसके बाद M K L था, L बचा हुआ था ना भाई, और F के लिए कौन सा प्रोफेशन बचा है? डॉक्टर बचा। एक प्रोफेशन बचा हुआ था, और एक क्या बचा हुआ था भाई? नेम बचा हुआ था। समझ में आई बात सबको भाई? अब देखो कितना टाइम लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ टाइम लगने का रीज़न क्या है भाई? ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई स्क्रीन पे बहुत देखने में भी दिक्कत आ रही है, और बार बार आगे पीछे करने के लिए एक स्पेस बगल में होना चाहिए, तो स्पेस नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा ना केस कितने लेने पड़े हैं। पहले हम H साइंटिस्ट के लिए केस लेके चले थे ऊपर वाला, जो कि आगे चल के गलत हो गया, फिर हमें ये वाला केस लेना पड़ा, फिर उसके रिस्पेक्ट में G J के लिए भी अलग केसेस आ रहे थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको 5 मिनट दे के भी सॉल्व कर लिया भाई, तो काफ़ी फ्रूटफुल है, क्योंकि भाई 5 मिनट के बाद आपको 5 क्वेश्चन सीधा बनने वाले हैं इसके ऊपर। जैसे ये पूरा आपका प्लॉट हो गया भाई, तो अब आपके इसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन क्या है? सीधे सीधे गए।
समझ में आएगी ये बात भाई सबको? आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चंस देख लें। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे नीचे में ही है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई? सेकंड टू द राइट ऑफ ई कौन है भाई? जी है या फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना भाई? जी, ये हाँ जी हो जाएगा इसका आंसर भाई, ऑप्शन में जी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज प्रोफेसर? प्रोफेसर कौन था भाई? के। भाई आपके सामने प्लॉट होगा, आप बता सकते हैं प्रोफेसर कौन है भाई? के। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। फिगर आपके सामने बना हुआ है 3, कौन सा इनमें से सही है भाई? अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना भाई, CAH से रिलेटेड है। CAH से कैसे रिलेटेड? देखो भाई, H तो साइंटिस्ट था, H क्या था भाई? साइंटिस्ट था ना। CAH से कैसे रिलेटेड हो गया? तो देखो, H के अपोजिट में कौन है? CA। H के अपोजिट में कौन है भाई? CA। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन देखो, क्या वो अपोजिट है क्या? सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई? सेकेंड ऑप्शन देखो, डॉक्टर M इंजीनियर J। डॉक्टर M इंजीनियर J, डॉक्टर के अपोजिट में तो देखो M है, बिल्कुल सही। इंजीनियर के अपोजिट में J, इंजीनियर के अपोजिट में J गलत है ना भाई, इंजीनियर के अपोजिट में तो G है। और फाइनेंशियल एनालिस्ट के अपोजिट में L, वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई इसका? इंजीनियर J सही हो गया भाई, क्योंकि इंजीनियर J डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विथ रेस्पेक्ट टू साइंटिस्ट? बताओ भाई। सेकेंड टू द राइट ऑफ है ना भाई, सेकेंड टू द राइट है। ओके, नेक्स्ट बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये आर ट्रू? कौन सा है भाई? पहला वाला ही सही है ना भाई। लॉयर क्या था भाई? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर था, बाकी तो सब गलत हैं। ओके, ओनली 4% सीट बिटवीन कॉलम्स, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि 8 लोगों के बीच में 4 लोग किधर से आप देखोगे? इधर से या इधर से? किधर से आप देख रहे हो? ठीक, अब बताइए भाई, आगे क्वेश्चंस में कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 बताइए, कोई डाउट किसी को? ओके भाई, एक्सरसाइज 2 में किसी को डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, सब लोग लगा रहे हैं ना, या सिर्फ आरओ ही लगा रहा है भाई? सभी लोग लगा रहे हैं होमवर्क? भाई ईमानदारी से होमवर्क लगाते चलिएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना भाई, एग्जाम तो आपकी प्रैक्टिस। हाँ बोलिए सर। जैसे हम 1 घंटे में अगर 70 क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो किसी भी चैप्टर के तो ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल 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 सही रहेगा, बिल्कुल सही है। 70-80 क्वेश्चंस जो है ना भाई, 1 घंटे में अगर आप लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर रैंकिंग ऑर्डरिंग पे आते हैं भाई। रैंकिंग ऑर्डरिंग में बताइए, कोई डाउट है क्या आप लोगों को? रैंकिंग ऑर्डरिंग में बताइए भाई, डाउट। ओके, रुक जाइए ज़रा, ये सिस्टम जो है थोड़ा स्लो है। 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन सर वही रैंकिंग वाले क्वेश्चन, A rating from front, B rating from left, and Sachin C is 25th from front, and exactly between A and question.
कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो भाई? 12 question, 1 to 12 question and 1 to 13 question. 12 and 13 बस पहुंच गए। सर दो में बस एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12 यही है ना। In a queue, A is 18th from front while B is 16th from back, C is 25th from front and exactly in the middle of A and B. Then how many persons are there in the queue? Okay. भाई क्यू है, A is 18th from front. फ्रंट का मतलब हम इधर से ले लेते हैं, तो इस साइड से क्या है भाई, A जो है 18th नंबर पे फ्रंट से, एंड B is 16th फ्रॉम बैक, बैक से B क्या है भाई 16th नंबर पे है बैक, एंड C is exactly between them and this 25th नंबर पे भाई। ओके 25th पे कौन? C, और exactly is exactly in the middle of A and B। तो यहाँ से यहाँ भाई गैप तो है, एक्चुअली मिडिल है तो A और B से डिस्टेंस सेम हो गया। B ऑब्वियसली और B का भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा। बिल्कुल B की फ्रंट भाई। यहाँ पे अगर 18 + 7 है तो यहाँ पे भी आप 16 + 7 कर सकते हो ना। सर ये क्वेश्चन ये है तो कहते कि देन हाउ मेनी मिनिमम पर्सन्स आर देयर इन द क्यू। तो ये चीज़ें जब भी मिनिमम होगा ना बेटा, मिनिमम होगा तो ये उल्टा हो जाए, तब ये 25th बीच में नहीं होता ना, फिर उसकी पोजीशन 25th नहीं दी होती। ये इसका मतलब B A के राइट। हाँ, सिर्फ अगर ये होता ना कि A 18th फ्रॉम फ्रंट है, B 16th फ्रॉम एंड है और C एग्जैक्टली मिडिल में है, मिनिमम कितने हैं, तो हम A को फिर उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ से ऐसे 18th होता, यहाँ से ऐसे 16th होता, फिर उसके बीच में ये लाते, तब जाके कहीं मिनिमम वाले केस में ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई 18 + 7 25 है, तो यहाँ 16 + 7 कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई 23rd आ जाएगा लास्ट से। ठीक है भाई, C की पोजीशन अगर हम निकालें फ्रंट से और बैक से, तो C फ्रंट से कितने पे हो गया भाई 25, और अगर बैक से निकालना है तो यहाँ पे 7 का गैप है ना, 18 + 7 किया तो 25 हुआ है, तो 16 + 7 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। मतलब इसकी पोजीशन फ्रंट से 25 बैक से 23 है। तो अगर हम बात करें टोटल कितना हो जाएगा भाई, तो दोनों का सम -1, 25 + 23 -1 कितना आ गया भाई 47। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, हो जाएगा। हाँ कौन सा बेटा आप कह रहे हो, एक 37 क्या बेटा -1 क्यों करते हैं? देखो जैसे अगर कभी भी किसी बंदे की पोजीशन आपको x पता है स्टार्ट से और उसी बंदे की पोजीशन y पता है लास्ट से, तो अगर आपको टोटल काउंट निकालना होता है ना, तो आप क्या करते हो फॉरवर्ड पोजीशन प्लस बैकवर्ड पोजीशन -1 करते हैं। 1 इसलिए करते हैं क्योंकि देखो x पोजीशन में भी ये पर्सन था, y पोजीशन में भी ये पर्सन था, मतलब ये पर्सन 2 बार कहीं ना कहीं काउंट हुआ है, लेकिन सीरीज में इस सीक्वेंस में तो वो एक ही बार होगा ना बेटा, तो इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट कौन सा बेटा? सर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सीरीज, ये वाला, ये सर वो 23rd पोजीशन। ओके ये देखो A और B के ना भाई जस्ट मिडिल में कौन है, C है, तो जितना गैप ये होगा बेटा उतना ही गैप तो ये भी होगा। इसे ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट मिडिल है, इज एग्जैक्टली इन द मिडिल है ना बेटा, एग्जैक्टली इन द मिडिल है ना, ठीक बीच में है, तो जितना गैप इधर से होगा उतना ही गैप इधर, अगर मतलब यहाँ +x हो रहा है तो यहाँ भी +x होगा इधर से। ठीक है, तो इधर +7 हो रहा था तो यहाँ से भी +7 किया, 16 + 7 23rd हो गया।
चलो बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पूछ रहे हो ना भाई, उससे पहले तो किसी कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 से पहले किसी का कोई डाउट तो नहीं है भाई? ओके, पहुंच रहे हैं 37। पहुंच गया क्या? नहीं, अभी दिल्ली दूर है। Okay, in a queue, Amruta is at 11th place from front, Sunita is at 16th place from behind, Sapna is at the central place between Amruta and Sunita. If there are 60 persons in the, then at which place Sapna is standing from the front? Okay. इन अ क्यू अमृता इज एट 11th प्लेस फ्रॉम फ्रंट। तो भाई हमने पहला तो 11th बना दिया, कौन है भाई? अमृता है। सुनीता इज 26th प्लेस फ्रॉम बिहाइंड, 26 प्लेसेस फ्रॉम बिहाइंड कौन है भाई? सुनीता है। सपना इज एट द सेंट्रल प्लेस बिटवीन, ठीक है भाई। इफ देयर आर टोटल 60 persons इन द क्यू, ओके, नो प्रॉब्लम। भाई देखो, आप क्या करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी किसी के मिडिल में निकालना हो ना बेटा, जैसे दो लोगों के ठीक मिडिल में निकालना हो, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इसकी पोजीशन भी फ्रंट से पता चल जाए और इस वाले की पोजीशन भी फ्रंट से ही पता हो, है ना? तो एक 11th पता ही है, इसकी पोजीशन फ्रंट से कैसे निकालोगे भाई? तो 60, यस बिल्कुल, 61 माइनस 26 कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 35। 35। और अब इन दोनों का सम बाय 2। जैसे ही अब ये दोनों क्वेश्चन मिल गया, जैसे ये मानो x है स्टार्ट से, ये y है स्टार्ट से, तो जो मिडिल वाला होगा वो x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। तो 35 प्लस 11 कर दोगे भाई, क्या गया? 35 प्लस 11 46 बाय 2 कितना आ गया? 23rd पोजीशन आपका आंसर हो जाएगी। क्लियर है? क्या किया बेटा? सर ए और सपना के बीच में और एक्स एक्स का गैप ले लिया, बहुत अच्छे। मैथ्स आपने यूज कर ली भाई, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो बहुत अच्छे। 11th हो गया और फिर ये पोजीशन आपको इधर से पता ही थी, सारे काउंट करके आपने 60 के बराबर कर दिए होंगे, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बस, है ना? 11 से चलो एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10 प्लस 2x प्लस 26 इक्वल्स टू 60। समझ में आ रही बात? हाँ जी। हाँ भाई, और बताओ, किसी का कोई डाउट है? नो डाउट है, ओके। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है तो अगले टॉप चैप्टर की तरफ आगे बढ़े फिर। यस। तो अगला चैप्टर क्या है भाई अपना? यस, अगला चैप्टर है भाई ब्लड रिलेशन। बहुत खेले हैं इनमें। तो विदाउट ब्रेक हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन के लिए।
Yes, sir. चलो भाई, तो सिटिंग और भाई सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग ऑर्डरिंग तो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई? ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन क्या है भाई? खूनी रिश्ते, है ना भाई। खूनी रिश्ते हो गया इसका हिंदी में मतलब। अब खूनी रिश्ते क्या होते हैं आप तो पता ही है भाई, आपको तो रिश्ते जानते ही हो क्या होते हैं नहीं होते हैं। तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, है ना भाई। तो मतलब हिंदी की अगर हम लोग बात करें ना, हिंदी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि नहीं भाई। जैसे पापा से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले चाचा हो गए, चाची हो गई, बुआ हो गई, फूफा जी हो गए, उनके बच्चे हैं तो हमारे भाई हो गए, बहन हो गए। पापा के ऊपर जाएं तो दादाजी हो गए, दादी जी हो गई। मम्मी की तरफ गए, मम्मी के भाई हैं तो मामा हो गए, मामी हो गई। फीमेल मतलब मौसी में गए तो मौसी मौसा हो गए। फिर उधर जो सिस्टर्स हैं भाई, नेफ्यू नीस, ठीक है। फिर यहाँ जो हमारे चाचा चाची के भाई बच्चे हुए वो कज़न, है ना भाई। तो डिफरेंट भाई क्या हैं, भतीजा भतीजी भाई, वो रिलेशन हो गया। तो काफ़ी रिलेशन भाई हिंदी में क्या होते हैं, काफ़ी रिलेशन हैं अपने। सारे रिलेशन को लेके बैठेंगे तो ब्लड रिलेशन शायद ख़त्म ना हो पाए। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके हेल्प से क्या है ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल रखेंगे और क्वेश्चन हमारे सामने चुटकियों से नागिन डांस करना स्टार्ट कर देगा। क्या क्या ख्याल रखना है भाई? सबसे अच्छी बात क्या है भाई, अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, नाम याद नहीं मुझे, पर उन्होंने उसमें क्या कहा था कि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, है ना भाई। क्यों? क्योंकि हिंदी में हम लोग कहते हैं चाचा फूफा मामा, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, अंकल, है ना भाई। सब अंकल हैं, सब क्या हैं, अंकल हैं। फीमेल सेक्शन में गए, चाची हैं, फूआ हैं, बुआ हैं, मौसी हैं। वहाँ देखो इंग्लिश में क्या है, आंट है। एक आंट से सारा क्वेश्चन धारा सही हो जा रहा है भाई। तो भाई बहुत ही फनी लैंग्वेज है। हमको बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, रिश्ते ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, नमक हलाल, हाँ नमक हलाल का है भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। नमक हलाल का वो है कि इंग्लिश जो है भाई बहुत ही फनी लैंग्वेज है। इसमें भाई हर रिश्ते का क्या होता है ना भाई, अलग अलग मतलब यहाँ अलग अलग रिश्ते होते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जाके एक ही रिश्ता हो जाता है भाई सब, ठीक। हालांकि बस एक वर्ड आपको क्या ध्यान रखना है भाई, पापा से जुड़ा हुआ है तो पैटर्नल, मम्मी से जुड़ा हुआ है तो मैटर्नल। पापा से जुड़ा है तो पैटर्नल, मम्मी से जुड़ा है तो मैटर्नल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और इसमें कुछ बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करते वक्त, वो क्या ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है दो चीज़ें, एक तो स्क्वायर और दूसरा सर्कल, ठीक है भाई। एक क्या है, स्क्वायर, दूसरा सर्कल। स्क्वायर हम यूज करेंगे मेल के लिए, और सर्कल हम यूज करेंगे क्या है भाई, फीमेल के लिए। मैथ्स में आप लोग ज्योमेट्री पढ़ते हो भाई, क्वेश्चन लिखा होता है ट्रायंगल ABC है, उसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है एरिया, फिर P पॉइंट उस पे है। बताओ क्वेश्चन इतने सारे पढ़ते हो, समझ में कब आता है, जब उसका क्या बना लेते हो, डायग्राम, है ना भाई। जब उसका डायग्राम बना लेते हो तब क्वेश्चन को फील करना स्टार्ट करते हो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी
इंफॉर्मेशन कई सारी अवेलेबल होंगी कि ये मेल है, ये फीमेल है, सन, डॉटर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, बट चमकेगा कब, दिखेगा कब, जब डायग्राम कुछ बन जाए। तो बस जिसके ऊपर सर्कल वो फीमेल, जिसके ऊपर स्क्वायर वो मेल। हमारा ये हो गया नोट करने का तरीका, ठीक है भाई। फिर आती है जेनरेशन गैप। फिर अगली जो चीज़ है बच्चों वो है जेनरेशन गैप। भाई जेनरेशन गैप आपको पता है कि भाई होगा ही जेनरेशन गैप, है ना। जैसे आपके और आपके पिताजी में एक जेनरेशन का गैप है, आपके और आपके दादाजी में 2 जेनरेशन का गैप है, आप में मुझ में 1 जेनरेशन का गैप है, आपके फ्रेंड में नो गैप है, आपके ब्रदर सिस्टर में नो गैप है, हस्बैंड वाइफ में कोई गैप नहीं है, ठीक है भाई। तो जेनरेशन गैप कैसे नोट करेंगे? वर्टिकल लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स गैप, है ना भाई, ये गैप को दिखाएगा। और जितना लाइन बनाओगे, 1 लाइन 2 लाइन, तो 2 गैप को रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सेम जेनरेशन के, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का क्या बेटा? तो जब हमें गैप एक जनरेशन का है, 2 जनरेशन का है, तो जो एरो के नीचे एरो है, एरो के लेफ्ट साइड लगेगा, राइट साइड। मुझसे मतलब नहीं है, एरो आप ऊपर लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो ऊपर वाला आदमी होगा, जो इस लाइन के ऊपर में होगा वो फादर है, जो नीचे है वो सन है या डॉटर है। बात समझ में आ रही है? एरो आप कहीं ये साइन कहीं लगा उससे मतलब नहीं। ये लाइन अगर वर्टिकल है, जो ऊपर है वो फादर है, जो नीचे है वो सन या डॉटर है। ये लाइन आप कहीं भी लगाओ, एरो। हॉरिजॉन्टल है मतलब सेम लेवल पे है, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल में जरा सा गड़बड़ हो जाता है भाई। क्या? सेम जनरेशन में ना एक सिंगल एरो वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिस्टर को, ब्रदर को, कजन हो गए ना, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे फ्रेंड पे तो बेस क्वेश्चन नहीं आना। अब एक महत्वपूर्ण गैप क्या है भाई यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों भाई साहब भी ना हॉरिजॉन्टल लेवल में ही आएंगे, और इनको आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो डबल एरो लगेगा दोनों तरफ से एरो। अब जानते हो क्यों? देखो ये सिंगल एरो वाला है ना, ब्रदर सिस्टर। भाई बहनों में क्या होता है भाई, एक ही तरफ से तो मार होती है, पहले या तो छोटा वाला शुरू करेगा तो, है ना, दोनों नहीं लड़ते। हस्बैंड वाइफ क्या होता है, दोनों, तो डबल एरो। जहां डबल एरो लग गया क्या हो भाई, हस्बैंड वाइफ हो है, दोनों तरफ से चल रही है मारा मारी। और जहां एक सिंगल एरो लगा हुआ है तो वो या तो ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर। समझ में आ रही बात सबको? अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया भाई, एक जनरल सा हो गया भाई। आप अब डायग्राम बना के आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको उसके रिगार्डिंग दी जाएगी उस पर बेस्ड, और फिर उससे क्वेश्चंस आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले एक रैंडम सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बोलते चलता हूँ, बताओ मैं बोलूँ या तुम बोलोगे? तुम ही बोलो। जैसे एक पहला लाइन मैं बोल दे रहा हूं भाई कि A इज फादर ऑफ B बोला गया है, तो A इज फादर ऑफ B है, तो मतलब A का जेंडर हमें क्लियर है, वो फादर है ना, फादर है मतलब मेल होंगे, और वो फादर है मतलब एक जनरेशन ऊपर होंगे B से। B का जेंडर हमें नहीं पता है, B आइदर सन और डॉटर हो सकती है। अगला इंफॉर्मेशन, अब B से या A से कोई भी रिलेट करते हुए बोलो भाई। B बहुत मतलब पहुंचे हुए लोग हो।
बी इज सन ऑफ सी, बहुत अच्छा बोला इन्होंने भाई। देखो बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी का मतलब बी क्या है भाई, मेल है, लेकिन ये अब सन है किसका, सी का, लेकिन ए भी तो उसका फादर था, इसका मतलब सी कौन होगी भाई, उसकी माँ होगी, मतलब सी ए के हॉरिजॉन्टल लेवल में आएगा और वो फीमेल होगी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। बात समझ में आ रही है भाई? Yes. अगला इंफॉर्मेशन इसी से रिलेट करते हो, बोलो भाई कुछ। Sir, one question. जी बोलो क्वेश्चन। Sir, जैसे लिखा हुआ है, sir, A के father of B और sir B son of A हो सकता है, तो sir इसलिए ये नहीं सकते कि वो A father of B माने वो sir ये भी तो हो सकता है। अरे मेरे भाई पहले ए इज फादर ऑफ बी बोला गया था, तो मदर कैसे हो सकता है वो? हो गया सर। जब पहले उसको बोल ही दिया गया कि ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए इज फादर ऑफ बी है, तो वो मदर कैसे हो जाएगी? हाँ इसी में और आगे रिलेट करो भाई, कोई क्वेश्चन बोलो आगे। A is sister of B and sister of A. नहीं, बी इज सिस्टर कैसे? And daughter. देखो B is mother of B, B is the mother of B, अरे मेरे भाई बी मेल है, उसको B is mother of B, B is father of B. तो मैं कह रहा हूँ B is daughter of A and sister of B. हाँ तो अब देखो, अगर डी इज डॉटर है ना, अगर डी डॉटर है ए का, तो भाई ए से एक जनरेशन नीचे होने वाली है, डॉटर है मतलब फीमेल होगी, और इनकी डॉटर है इसका मतलब बी की सिस्टर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? डी, अब बोला गया डी इज वाइफ ऑफ ई, डी इज वाइफ ऑफ ई का मतलब शादी हो रखी है भैया, डी फीमेल है तो पक्का ई जो होगा वो मेल हो जाएगा, ठीक है। F is only son of, F is only son of E, F is only son of E का मतलब क्या है भाई, F जो है इकलौता लड़का है, only son है, मतलब अब इनकी एक बेटी तो हो सकती है लेकिन बेटा नहीं हो सकता कोई। बात समझ में आ रही है? इकलौता, only son का मतलब क्या हुआ, एक सन है, ठीक है। only son मतलब एक ही लड़का है वहां पे, only daughter मतलब एक ही लड़की होगी वहां पे, लड़के हो सकते हैं बट लड़की फिर एक ही होगी। अगर ओनली सन है तो लड़का हो सकता है एक ही और लड़कियां और हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? ये ओनली वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में, याद रखिएगा इस बात को। तो समझ में आ गया होगा भाई, रफ आइडिया सबको लग गया कि क्वेश्चन को कैसे हमको ट्रीट करना है। अब देखो अगर आपसे पूछ, अच्छा एक चीज यहीं पे मैं इंफॉर्मेशन और ऐड करूं, He is grandson of A. कौन बेटा? G is grandson of A. ओके नहीं, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, ऐसा है। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी है मतलब ए फादर है, ग्रैंड है मतलब कि दो जनरेशन ऊपर होंगे। तो देखो आपको यहाँ से यहाँ में एक जनरेशन और यहाँ से यहाँ में एक जनरेशन गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? लेकिन जी पे ना तो सर्कल बनेगा ना ही स्क्वायर बनेगा, क्यों? क्योंकि जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसके जनरेशन के बारे में। अब यहाँ जोश में आके भैया सर्कल या स्क्वायर बनाने मत बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि आपने अगर जोश में बनाया हो गई वहीं पे गड़बड़ी, क्योंकि ए इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, तो जी में भी सन और डॉटर कुछ भी हो सकते हैं वहां पे। अब क्या बेटा? सर जी डी का भी कोई डॉटर हो सकता है। ग्रैंडफादर है ना भाई, डी यूज करें। देखो ग्रैंड वर्ड कहाँ यूज होता है? ग्रैंड वर्ड कहाँ यूज होता है भाई? जब दादाजी के लिए नॉर्मली, हालांकि मैटरनल के केस में भी हम ग्रैंड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सिर्फ ग्रैंड वर्ड दिया है ना कि भाई ए इज ग्रैंडफादर, तब तो वो उसके दादाजी मान के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे आप मैटरनल वाला लेके नहीं चलोगे। अब अगर ए जो है ग्रैंडफादर है भाई, तो वो डी के नहीं हो सकते ना भाई, डी के तो वो नाना जी हो जाएंगे फिर, क्योंकि डी फीमेल है ना भाई, तो वो बी का ही लड़का होगा। अगर बोला जाता है ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी, तब डी के रिस्पेक्ट में लाते हैं। सिर्फ ग्रैंडफादर है तो हम दादाजी मान के चलेंगे, ठीक है?
तो फिर अगर मैटरनल होता तो उसे डी के नीचे बिल्कुल भाई, ये इनकी बेटी कौन है भाई? डी है ना, तो हम डी के रेस्पेक्ट में फिर नीचे जाते हैं। क्लियर है? Yes. तो आ जाए भाई क्वेश्चन पे। Yes. Yes, sir. चलो फिर भाई, एक बार हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर 9 कौन सा? 9 ये लाइंस कैसे बनी है? यस ओके, जब कभी भी जनरेशन गैप की बात होगी बेटा, जनरेशन गैप को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे। वर्टिकल, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी मतलब सेम लेवल के होंगे, सेम गैप जनरेशन गैप के होंगे, मतलब उनमें गैप कोई नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ में भी हम लोग क्या करेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे। जितने गैप होंगे ना उतना जनरेशन ऊपर चला जाएगा या उतने जनरेशन कोई नीचे चला जाएगा। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज, एक क्वेश्चन तो जो मैं पूछना चाह रहा था मैं पूछा ही नहीं। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ? बताओ भाई। मैटरनल ग्रैंड मदर, बहुत अच्छे भाई, मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि ये क्या है भाई? एफ डी के सन है और डी फीमेल हैं जो कि ए और सी की बेटी, तो मदर से रिलेटेड है भाई ये, तो ये मैटरनल वर्ड यहाँ यूज होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर पूछा जाए हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? हाउ इज, यस, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? सर ग्रैंडसन हाँ, तो डेटा क्या है भाई? भाई डेटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, ये ऑप्शन रहेगा भाई आपके सामने। तो डेटा यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो आइदर मेल हो सकता है, फीमेल। अगर मेल हुआ तो ग्रैंड सन है, फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? ऑप्शन में दिया होगा ग्रैंड चाइल्ड, तब तो हो जाएगा। ग्रैंड चाइल्ड होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छे। ग्रैंड अगर चाइल्ड है तब तो हो ही जाना है, चाइल्ड में दोनों आ जाएंगे, है ना? तो अक्सर हाँ, क्या बेटा? ग्रैंड, देखो अगर ऑप्शन में ग्रैंड सन है नहीं हो सकता, ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर है नहीं हो सकता, ऑप्शन सी है, आइदर ऑप्शन ए और बी हो सकता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, या तीसरा ऑप्शन ग्रैंड चाइल्ड है तो ग्रैंड चाइल्ड वाला हो जाएगा। ठीक है? ओके, अक्सर हाँ क्वेश्चन ना ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है भाई, किस चीज़ पे? जिसका जेंडर नहीं पता होता है ना उसी से रिलेशन पूछ लेते हैं। चलो बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन ये है भाई, आपने देखा होगा इंट्रो करवाया जाता है, ये जो है ना ये हमारे पड़ोसी हैं शर्मा जी, उनका लड़का है, ऐसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है भाई, इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल? ट्राई करिए तो एक बार। फादर इन लॉ कौन है भाई? अमित? फादर इन लॉ क्या होता है? हाँ भाई देखो,
अमित सेड, अमित ने क्या कहा भाई, दिस गर्ल। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना, कैसे है क्वेश्चन करना कैसे है। अमित ने क्या कहा भाई कि दिस गर्ल, मतलब बात किसी क्या चल रही है, लड़की की चल रही है, तो दिस गर्ल, तो हमने एक सर्कल बना दिया, यहाँ पे वो लड़की होगी। दिस गर्ल इज वाइफ, तो ये किसी की वाइफ है भाई, लो मैंने बना दिया। अब इस वाइफ के बाद इसकी मेल के बाद चल रहा है, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ये किसकी भाई वाइफ है, ऑफ ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन का मतलब क्या, इससे 2 जनरेशन ऊपर कोई मेल है, ऑफ माई मदर, ऑफ माई मदर, मतलब ये जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक फीमेल है ना भाई, माई मदर की बात चल रही है, तो यहाँ पे ग्रैंडसन किसकी है, ये ग्रैंडसन किसका है भाई, एक फीमेल की ग्रैंडसन है, और ये फीमेल इज माई मदर, मतलब इससे 2 जनरेशन, 1 जनरेशन नीचे कौन है भाई, यहाँ पे अमित है। इसका मतलब ये प्लेस जो है ना, ये वाली प्लेस किसकी है भाई, अमित की है। बात समझ में आ रही है, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे, पता चला अब ये इतनी बात समझ में आई नहीं, अमित इधर भी हो सकता है इनका कोई और भी बच्चा हो, है ना, ठीक है। पहली चीज है कि फादर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो फादर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसके हस्बैंड इस फैमिली के मेंबर हैं, है ना भाई, तो फादर तो नहीं हो सकता। ग्रैंडफादर बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 2 जनरेशन गैप है ही नहीं, एक ही जनरेशन गैप। हस्बैंड भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जनरेशन, सेम जनरेशन का नहीं है दोनों, अमित 1 जनरेशन ऊपर है भाई। फादर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक सेम है, ये मेल वाली फैमिली से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बचा कौन, फादर इन लॉ, मतलब अमित के सन की वाइफ है, तो ये क्या बेटा, हाँ सर, इसमें ऑप्शन डी यूजर डेटा इनहेरिटेड किया गया होगा। नहीं, फादर इन लॉ दिख तो रहा है, तो अमित क्या है, देखो दिस भाई, दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडसन है जिसकी वो इनकी मदर है, तो इसका मतलब अभी फैमिली के किसी और सदस्य की बात नहीं की गई है ना, इसका मतलब अमित यहीं पे है, ठीक है। एक मिनट, 1 by 1 बोलो भाई, यहाँ, हाँ बोलो। अमित मेल कैसे, मैं पहले पढ़ाता था तो एक का आया था ना कि हाउस वाइफ है, ठीक है, एक बच्चे ने कहा था सर हाउस वाइफ फीमेल ही कैसे हो सकती है, कोई मेल भी तो घर का काम करेगा तो हाउस वाइफ हो सकती है। वो हाउस हस्बैंड होगा ना भाई, वो तो फिर हाउस वाइफ कैसे हो सकता है, हाउस वाइफ अगर कोई है तो वो फीमेल ही होगी भाई। अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई करना है भाई, अमित जो है, अगर अमित नाम यूज किया गया तो पक्का वो मेल ही होगा मेरे भाई। अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर रहे हो, अभी बुलाएंगे हम अमित जी को। जरूरी नहीं है, बट चलो मेरे भाई, अगर जरूरी नहीं भी है, एक बात बताओ मेरे, चारों ऑप्शन में सिर्फ मेल ही की तो बात चल रही है ना, उसको जबरदस्ती फीमेल नहीं देता, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा जुल्म नहीं ढाएगा अमित के ऊपर, ठीक है, कि उसके जेंडर को लेकर के विवाद हो जाए। चलो आगे बढ़ो, वीर तुम बड़े, चलो हाँ चलो ये क्वेश्चन करो भाई, मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूं तुम्हारे लिए।
हाँ तो बी है। हाँ भाई, आ गया सबका? सर फादर Yes, sir. Good father. हाँ भाई, सबका फादर आ रहा है क्या? Yes, sir. 2 का बी फादर, ओके। देखो भाई, विपिन सेड इंट्रोड्यूसिंग टू अ गर्ल, इंट्रोड्यूसिंग टू अ गर्ल, गर्ल है तो भाई सर्कल बन गया। विपिन सेड हर मदर, हर मदर का मतलब भाई इसके ऊपर भाई फीमेल होंगी। इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी हैं किसकी भाई? ऑफ माय मदर इन लॉ, मतलब यहाँ जो फीमेल है ना ये सासू माँ है भाई, मदर इन लॉ है किसकी? विपिन की। तो सासू माँ है तो भाई मदर इन लॉ है, इन लॉ है मतलब इनका कानून चलने वाला है, तो एक जनरेशन ऊपर ही तो होंगी, वो एक जनरेशन ऊपर होंगी। मतलब विपिन और ये फीमेल क्या है भाई? हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हाउ इज विपिन रिलेटेड टू गर्ल? तो बात तो इस गर्ल की चल रही थी ना, तो विपिन क्या है भाई? इनके पिताजी हो गए भाई। बात समझ में आ रही है? फादर क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो। चलो भाई, डायरेक्शन 8 to 10 सॉल्व करिए फटाफट भाई। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? लास्ट वाले का डायग्राम एक बार देखना है आपको। हाँ देखिए, सर डेट वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अरे रुक जाओ मेरे भाई, देख लिया बेटा? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। खूनी रिश्ते मजबूत करते हुए बच्चे, है ना भाई? इसी को थोड़ा अब देखो भाई, तुम लोग आपस में अगर ऐसे विवाद करोगे ना तो बिल्कुल भाई, डॉटर इन लॉ, ये वो हैं जिनका कानून चल रहा है और ये है डॉटर, ठीक है? हाँ भाई, सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है भाई? पहला अटेम्प्ट तो आप ही लोगों का होना चाहिए भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट आप सबका होना चाहिए, सेकंड मेरा होगा भाई। डॉटर इन लॉ ही होगा, ओके? देखो भाई, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए इज फादर ऑफ बी, तो ऐसा बनेगा भाई, ए एक जनरेशन ऊपर मेल। बी हु इज सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी फीमेल है, सिस्टर है, और ये सी सेम जनरेशन पे हो गए। सी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो सी और पी सेम जनरेशन पे होंगे, हस्बैंड वाइफ है मतलब सी मेल तो पी फीमेल। एंड एल इज मदर ऑफ सी, एल इज मदर ऑफ सी, तो इसका मतलब है एल फीमेल है और ए और एल क्या हो जाएंगे भाई? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? पी रिलेटेड टू एल भाई, पी रिलेटेड टू एल, डॉटर इन लॉ, पी की बात चल रही है ना भाई, हाउ पी इज रिलेटेड। देखो देखो, पहली बात मैं बताऊं,
मैंने देखा P का इंफॉर्मेशन पूछा गया ना L से, मैंने देखा कि P एक जनरेशन का गैप है, वो भी P नीचे है, नीचे है मतलब मदर नहीं हो सकती है। एक जनरेशन नीचे है, सिस्टर नहीं हो सकती है, मतलब अब या तो डॉटर इन लॉ होगी या डॉटर होगी। सिंस C जो है वो AL का सन है, सिंस C इज सन ऑफ A एंड L और P इज वाइफ ऑफ C है, मतलब P उस फैमिली की मेंबर नहीं है बट अब है, तो P बाहर से आई है तो अब उसका कानून चलेगा, इसलिए ये डॉटर इन लॉ हो गई। बात समझ में आ रही है? डॉटर हो क्या बेटा? नेक्स्ट इसी पे बताओ भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर। हाउ B इज रिलेटेड टू L? डॉटर भाई, B तो क्लियरली दिख रहा था, क्या है भाई? डॉटर है ना भाई। अरे B क्या है भाई? अरे B फीमेल है ना भाई। B रिलेटेड टू L है, B रिलेटेड टू L भाई। B एक ही हाँ एक ही डॉटर B है तो L की भी तो डॉटर ही हुई ना। हाउ B इज रिलेटेड टू L है बेटा, L। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ A इज रिलेटेड टू L? मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये इंफॉर्मेशन आपने काफी पढ़ी थी, याद है? A प्लस बी का मतलब A इंटू बी, A डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे क्या है? A प्लस बी का मतलब A इज फादर ऑफ बी है, A माइनस बी का मतलब A इज वाइफ ऑफ बी, A इंटू बी का मतलब A इज ब्रदर ऑफ बी, A डिवाइड बाई बी का मतलब A इज डॉटर ऑफ बी है। तो आपको इसका मतलब बताना है कि भाई क्या होगा। P डिवाइड बाई R प्लस S प्लस Q, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बताइए तो एक बार। सर ये हमेशा दिया रहता है कि A प्लस B मीन्स यस, ये इस तरह के क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमेशा गिवन रहेगी। ओके सर। फिर ऑप्शन सी B इज द आंसर ऑफ C। ओके, Yes, C. Yes, sir. Yes, P डिवाइडेड बाय R प्लस S प्लस Q है ना भाई। तो P डिवाइडेड बाय R, डिवाइड मतलब क्या भाई? A इज डॉटर ऑफ B। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना भाई, A डिवाइड बाई B है, A डॉटर है B का। ये कभी कभार क्या देगा? A डिवाइड बाई B और देगा B इज डॉटर ऑफ A, पलट देगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में, A डिवाइड बाई B है तो भाई वो मान के चलते हैं A B की डॉटर नहीं। ये इन्फॉर्मेशन पलट के भी आ सकती थी कि जो बाद वाला है ना वो डॉटर है। तो P डिवाइड बाई का मतलब क्या है भाई? P इज डॉटर ऑफ R, मतलब P फीमेल होगी और एक जनरेशन नीचे होगी किससे? R से। नेक्स्ट R प्लस S, प्लस मीन्स A इज फादर ऑफ B, A इज फादर ऑफ B मतलब R इज फादर ऑफ S, मतलब R मेल है और फादर है, इसका मतलब इससे एक जनरेशन नीचे कौन है भाई? S है। S प्लस Q मतलब S इज फादर ऑफ क्या है भाई? Q, S इज फादर ऑफ क्या है भाई? Q। अब ये दोनों सेम जनरेशन के हैं मतलब और एक ही फादर से हैं मतलब पक्का ब्रदर सिस्टर होंगे। तो कौन सा सही है भाई? P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q नहीं, गलत है भाई क्योंकि P तो एक जनरेशन ऊपर है, गलत ही है। Q इज आंट, भाई Q का जनरेशन ही बात नहीं पता है तो इसके लिए तो हम कुछ बात मानेंगे ही नहीं। P इज मदर ऑफ Q, नहीं भाई P तो मदर नहीं थी। P इज आंट ऑफ Q, बिल्कुल सही है भाई, P क्या है भाई? आंट है। समझ में आ रही है बात सबको? यस।
मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में ना आप फंस सकते हो, बट फंसने से बचने का उपाय क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन को देखा, एलिमिनेट करते चले गए कि अरे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अगला बताओ भाई, P माइनस आर प्लस क्यू। भाई P माइनस आर प्लस क्यू को प्लॉट करना है, डेटा तो यहाँ पे भाई P माइनस आर प्लस क्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई इसको। चलो इसको प्लॉट कर लो, जो ये इंफॉर्मेशन है इसके हेल्प से प्लॉट कर लो, फिर जो भी क्वेश्चन है उसको आप जवाब दे दो। कौन सा ऑप्शन है भाई? P is mother of Q। आ रहा है भाई सबका? Yes. तो माइनस का मतलब क्या था भाई? A माइनस B का मतलब क्या है बच्चों? Sir, A is husband of B. A is wife of B। A माइनस B का मतलब A is wife of B है, मतलब P is wife of क्या हो गया भाई? R हो गया। और प्लस का मतलब क्या था भाई? प्लस का मतलब था A is father of B, that means R is father of क्या है भाई? Q है। तो P is mother of Q, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन सही है। Q के बारे में तो बता ही नहीं सकते Q डॉटर है कि नहीं है, P आंट नहीं होगी, P सिस्टर नहीं होगी, बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, P into R डिवाइडेड बाई Q। थर्ड क्वेश्चन है भाई, P into R डिवाइडेड बाई Q। P into R डिवाइडेड बाई Q। हाँ भाई सॉल्व कर लीजिए फटाफट। हाँ ऑप्शन दे दो। वही डाउट है क्या जो तुम क्वेश्चन के स्टार्ट से पूछ रहे हो, मतलब क्लास के स्टार्ट से पूछना चाह रहे हो? He is uncle of Q. ओके तो P is son of So P- P is P इंटू आर क्या है भाई? इंटू का मतलब क्या था? इंटू का मतलब था A इज ब्रदर ऑफ B। तो A इज ब्रदर ऑफ B का मतलब P इज ब्रदर ऑफ क्या हो गया भाई? P इज ब्रदर ऑफ R हो गया भाई। और R डिवाइडेड बाई Q, डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है भाई? A इज डॉटर ऑफ B, मतलब R इज डॉटर ऑफ क्या हो जाएगा? R is daughter of Q। R is daughter of Q, तो Q तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। P is uncle of Q, गलत है भाई, P तो एक जनरेशन नीचे है। P is brother of Q, एक जनरेशन नीचे है, गलत है। P is father, गलत है। तो बच्चा क्या, एक ही तो बचा, P is son of Q। समझ में आ रही बात? जनरेशन गैप, जैसे ही जनरेशन गैप देखा ऑप्शन एलिमिनेट शुरू। अंकल नहीं हो सकता, ब्रदर अंकल नहीं हो सकता क्योंकि एक जनरेशन नीचे है, वो ब्रदर नहीं हो सकता क्योंकि सेम लेवल पे नहीं है, फिर फादर भी नहीं हो सकता क्योंकि एक जनरेशन नीचे है। चौथा ऑप्शन अपने आप ही आंसर बच जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? ओके नेक्स्ट इसी का पार्ट है भाई, P इंटू आर माइनस क्यू। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस साइन यहाँ बना लीजिए बस, P इंटू आर माइनस क्यू कर लीजिए इसको। हाँ भाई बताइए।
ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। ब्रदर इन लॉ आ रहा है भाई? Yes. ओके देखिए भाई, इनटू का मतलब क्या था भाई? इनटू का मतलब था P इज ब्रदर ऑफ R ना भाई, तो P इज ब्रदर ऑफ R आ जाएगा। और फिर R माइनस का मतलब क्या है भाई? माइनस का मतलब है कि P इज वाइफ ऑफ R ना, तो R इज वाइफ ऑफ क्या गया भाई? Q, तो भाई Q मेल हो जाएगा। फिर P इज ब्रदर, नहीं भाई ब्रदर इन लॉ पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, अंकल तो हो नहीं सकता, सेम जनरेशन है, ब्रदर नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या बेटा? R इज वाइफ ऑफ अगर Q है बेटा तो Q तो मेल होगा ना, फीमेल, ये वाइफ है तो। हाँ भाई चलो इस क्वेश्चन में करो भाई। सीता इंट्रोड्यूसिंग सिस्टर, सिस्टर आ रहा है भाई सबका? हाँ भाई यारो आ रहा है क्या? यस सर। जानवी, याद, आशिमा, सीता। भाई सब लोग शांत शांत हैं, ऐसा लग रहा है भाई कभी गंभीर सभा में बैठे हुए हों। अरे महिला शक्ति, नारी शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। कहाँ हो भाई सब लोग? क्लास में नहीं है क्या नारी शक्ति? देखो नारी शक्ति कह रही है कि नहीं, ब्लड रिलेशन चैप्टर तो जो है ना, चारों ऑप्शन नारी शक्ति पे बेस्ड हैं और किसी नारी शक्ति का जवाब नहीं आ रहा। हाँ भाई ऑप्शन चारों नारी शक्ति पे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। सीता इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड राम, तो भाई बात किसके बारे में की जा रही है? एक मैन के बारे में। बॉक्स टोल्ड ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन, मतलब इसके बेटे के ग्रैंडफादर, मतलब ये देखो बात इसकी चल रही थी भाई, मेन स्टार्ट हुआ इससे। क्या बोला गया? ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन, मतलब इसके सन के ग्रैंडफादर, तो ये आ गया ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन इज ओनली अ सन। अब ये इकलौते बेटे हैं, ओनली अ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इससे 2 जनरेशन नीचे कौन है भाई? सीता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई इस मैन के बारे में बात चल रही है कि ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन, भाई इसके बेटे के ग्रैंडफादर, मतलब इसके फादर की बात हुई और इसके जो फादर हैं हिज ओनली सन, ओनली सन का मतलब इकलौते लड़के हैं, ओनली सन। अब किसके लड़के हैं भाई? इकलौते लड़के, मतलब एक जनरेशन ऊपर एक और कोई आदमी होगा। हिज इज माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मतलब इससे 2 जनरेशन नीचे कहीं सीता हो गई, तो 2 जनरेशन नीचे हमने सीता को ला दिया। सीता और ये आदमी तो सेम जनरेशन के हो गए और ये ओनली सन था, ओनली सन, इसका मतलब इसके बच्चे ये दोनों होंगे।
दैट मीन्स ये पर्सन और ये सीता भाई बहन हैं। तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू दैट मैन, तो भाई ये क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। मदर इन लॉ नहीं हो सकता, जनरेशन गैप नहीं है। डॉटर नहीं हो सकता, डॉटर इन लॉ नहीं होगा क्योंकि भाई कोई शादी से, मैरिज से रिलेटेड भाई नहीं था। और सीता के हस्बैंड हो गए भाई इधर राम। क्लियर है सभी को? भाई सबको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? चलो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। हाँ भाई आ गया? Yes, sir, mother. मदर? Yes, sir, mother. ओके, बच्चे कह रहे हैं कि भाई मदर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं बच्चे एकदम। बच्चे तो मतलब कतई। हाँ जी, क्या बेटा? बात तो तुम्हारी सही। ये क्या है? अगर एक ही डॉक्टर थी तो देखो भाई, नहीं वो डॉक्टर होता है। यस, ये इंट्रोड्यूसिंग राधा, उसके डॉक्टर में राधा। इंट्रोड्यूसिंग राधा, भाई राधा की बात चल रही है। कल्पना ने कहा, भाई राधा को इंट्रोड्यूस करते हुए कल्पना ने क्या कहा? हर मदर, भाई इनकी माता जी, इज अलोन डॉटर, भाई ये इकलौती लड़की हैं। किसकी? माय मदर। मतलब यहाँ जो महिला है ना, ये किसकी मदर है भाई? कल्पना की। बट सिंस ये इकलौती महिला यहाँ पे है भाई, ये अलोन डॉटर है। अलोन क्या है भाई? डॉटर है, अलोन। इसका मतलब कल्पना यहीं पे होंगी। बात समझ में आ रही है? यस भाई कल्पना क्या है? ये जो फीमेल है ना, ये अलोन डॉटर है, और कल्पना भी एक फीमेल है। इसका मतलब कल्पना यहीं पे होगी, कल्पना यहाँ हो जाएगी। तो हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू राधा? तो मदर हो गई। बात समझ में आ रही है सबको? अगला क्वेश्चन 20 करो भाई। क्या मजाक चल रहा है ये, क्या मजाक है भाई। He is the daughter of हाँ भाई, क्या है? नारी शक्ति। क्या बात है भाई। अरे किस नारी शक्ति ने जवाब दिया है? पहले अपना नाम बताए भाई। शिवांगी भाई, बहुत बहुत तहे दिल से आपको भाई शुक्रिया कि आपने अपनी क्लास में जो है ना सहभागिता दिखाई है। अप्रिशिएट होइए भाई बाकी और नारी शक्तियाँ। भाई शंकर इज फादर ऑफ बी। शंकर जो है बी के पिता हैं। बी उनका सन नहीं है, बी इज नॉट हिज सन। अब बताओ शंकर जी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? शंकर डॉटर हो गई भाई, वो बी क्या उनकी भाई। अब सन डॉटर दोनों के लिए तो पिता तो वही है, तो अगर वो सन नहीं है तो डॉटर होगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छे ये क्वेश्चन कर लोगे तुम। कभी कभी
अच्छा, अरे तुम लोग को मतलब नॉर्मल केसेस से मतलब ही नहीं है ना? नहीं सर, मैथ में तो ज़्यादातर चीज़ें मतलब रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना कि 2, 4, 6 तो अगला नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 8 लिखने से पहले ना 108 बार सोचना। क्या सोचना भाई? 108 बार सोचना। क्या सोचना? मैथ है, अलग होगा कुछ। 2, 4, 6, 8 ही कैसे होगा? 8 नहीं होगा। पूरी एनालिसिस और टाइम जो है ना इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि 8 कैसे होगा। 8 लिख के अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा? अरे बेटा हो गया। नॉर्मल केसेस लेके चलते हैं। परेशान हो जाता है बच्चा, नादान प्राणी। क्या? बिल्कुल, वाह क्या बात। कैसे हो सकता है 8 की जगह पर 12? जरा मुझे बताओ तो। बताओ। अच्छा, 2, 3 जा 6, 4, 3 जा 12 ना? अच्छा, ऐसे 4, 5 जा नहीं ले सकते थे? यहाँ 3 है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 6 ले सकते हैं। अरे कुछ भी ले सकते हैं फिर तो। हम वो तुम्हें क्या पता है कि 3 के बाद कितने गैप पे ये हैं? जो ऑप्शन देखे, हाँ, ऑप्शन देके बता देंगे। तो बस ऑप्शन देख के बताओ ना यहाँ पे भी। इस वाले का 36 वाले का जवाब फादर है। हाँ भाई, इसका जवाब क्या है? फादर है। सबका आ रहा है फादर? नहीं सर, सॉरी। हाँ भाई, ये देख लेना कौन किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। पता चला जल्दीबाजी में हो गया काम गड़बड़। शिवांगी तुम ही जवाब दे दो भाई, बाकी लोग तो नहीं देंगे। ब्रदर आ रहा है भाई। देखो, ए इज अंकल ऑफ बी। आगे बोला गया बी इज डॉटर ऑफ सी। तो बी जो है ना वो डॉटर है किसकी भाई? सी की। सी इज वाइफ ऑफ डीज सन। तो सी जो है वाइफ है किसकी भाई? डीज सन। भाई डी के सन की वाइफ है कौन? सी। और सी का बच्चा है कौन? बी। ए इज अंकल है। अंकल है इसका मतलब वो ए इस बॉक्स में जो बंदा होगा उसका भाई होगा भाई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? भाई ए अंकल है मतलब मेल ही होना है, और मेल है इसका मतलब वो क्या होगा भाई? सन होगा ना डी का। सन होगा ना बेटा। देखो ए तो एक जनरेशन नीचे है डी से। डी की जेंडर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पूछा ए का गया है। ए का जेंडर हमें पता है कि वो मेल है, ठीक है। और एक जनरेशन का गैप है, इसलिए ब्रदर नहीं हो सकता, फादर नहीं होगा क्योंकि एक जनरेशन ए नीचे है। मैटरनल अंकल भी नहीं होगा भाई क्योंकि एक जनरेशन नीचे है। बचा कौन सा ऑप्शन? सी। सन बचा, सन हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन बच रहा है। क्लियर है? ए सी का ए सी का इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज है ना भाई, बहुत फनी लैंग्वेज है इंग्लिश। तो कंफ्यूज हो गया लड़का। अंकल, देखो जब क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि जब ग्रैंडफादर बोलेगा ना तो आप पापा से लेकर के जाना। अंकल बोलेगा तो पापा से लेकर के जाना। लेकिन अगर आपने सॉल्व किया और आंसर में मामा आ रहा है, आपका आंसर में क्या आ रहा है भाई? मामा, और ऑप्शन में अंकल है तो अंकल मार सकते हो।
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अंकल बोला गया है तो आपको पापा के रिलेशन से ही जाना चाहिए, क्योंकि अंकल बेसिकली पापा से रिलेट होते हुए, पापा के ब्रदर। अगर उसमें मैटरनल वर्ड यूज होता है ना, तब जाके वो मदर से रिलेट होता है। समझ में आ रही बात? यस, देखो पैटर्नल और मैटरनल वर्ड होता है भाई। मैटरनल हर जगह यूज होता है, लेकिन पैटर्नल का यूज नहीं किया जाता है ना। पैटर्नल का यूज क्या होता है भाई? नहीं होता है। जैसे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल फादर, इस तरह से हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, मैटरनल यूज होगा। अगर मैटरनल यूज हो रहा है ना, इसका मतलब आपको मदर से रिलेट करते हुए चलना है। लेकिन सिर्फ अगर अंकल, आंट ये सब यूज हो रहा है तो आप फादर से ही रिलेट करते हुए हमेशा चलें, ठीक है? ऑप्शन में तो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ऑप्शन में मैटरनल अंकल दे रखा है ऑप्शन में, बट पूछा जा रहा है ए का। लेट सपोज फॉर एन इंस्टेंस, मैं आपके कहने के अनुसार क्या करता हूं भाई, इस ए को ना यहाँ की बजाय यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई वो सी से रिलेटेड है। और तब भी अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूँ, ए सिंपल से मेरे दिमाग में क्या है भाई कि ए एक जनरेशन नीचे है। क्या है? एक जनरेशन क्या है? नीचे है। अगर जनरेशन नीचे है, फादर हो सकता है क्या भाई? एक जनरेशन नीचे है, फादर नहीं हो सकता। तब भी अंकल, चाहे कोई भी अंकल हो, नहीं हो सकता। ब्रदर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक जनरेशन नीचे है। तब भी एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई, सन आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, तो जब कभी कंफ्यूजन हो, ऑप्शंस के थ्रू जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए भाई। अब बाकी जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में बच गए भाई, ये सारे आप होमवर्क में रेडी करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट टर्न की जो भी क्लास होगी उसमें आपका ये डिस्कशन होगा, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पजल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ये था 28। नेक्स्ट टर्न पे पजल टेस्ट हम लोग करेंगे, और पजल टेस्ट में बेसिकली आपको क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस करने। बिल्कुल। ऑप्शन ए आ रहा है भी सबका? ओके। P plus R, plus means A is son of B, मतलब P is son of R है भाई। R minus Q, A minus B का मतलब है A is wife of B, R minus Q का मतलब R is wife of Q, मतलब Q मेल हो जाएगा, हस्बैंड, तो Q is father of P। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, है ना भाई? पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही, Q इज फादर ऑफ क्या हो गया भाई? P हो गया। क्लियर है सभी को? ओके। तो ब्लड रिलेशन का जो सेक्शन है भाई यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। जो भी बाकी बचे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के भी और एक्सरसाइज 2 के भी, वो आप नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करके आइएगा। ओके, टाइम बाकी है, लेकिन समीर सर ने कहा था मुझे कि पहले छोड़ने के लिए। पूरा चैप्टर भाई ऑलमोस्ट एंड हो गया है, आपको बीच में कोई ब्रेक नहीं मिला, पूरा कंटिन्यू चला और एक खत्म हो गया, ठीक है? इसके सारे क्वेश्चंस आप करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।